भारत के लिए ये बेहद खास आयोजन है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ हैं और साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान है मार्गरेट मैकलॉड, जो कि अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता हैं, बेहद अच्छी हिंदी बोलती हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है। मार्गरेट, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। आज G20 आयोजन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारत आना है, किस लिहाज से कहा जाए, क्योंकि अगर कहा जाए कि पिछले 4 महीनों में यह दूसरी बार मौका होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने होंगे, रूबरू होंगे, और कहा जा रहा है कि बेहद पर्सनल टच, जिस तरीके से हमने व्हाइट हाउस में देखने को मिला था, कुछ वैसी ही जो केमिस्ट्री है वो आज लोक कल्याण मार्ग में भी देखने को मिल सकती है। देखिए, अमेरिका बहुत खुशी से इस शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं, ऊंचे से ऊंचे सतह पर। और आप जैसे आपने कहा, अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात बहुत करीब हो गए और बेहतर से बेहतर होती रहती है। मार्गरेट, मेरे सहयोगी विशाल जो हैं वो जून में उस समय वहां मौजूद थे, व्हाइट हाउस में भी थे जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात हुई थी। मैं आपका भी रुख करना चाहूंगा विशाल, क्योंकि उस समय आप वहां पर मौजूद थे। राष्ट्रपति बाइडेन ने जो अपना रेसिडेंशियल एरिया है, जो येलो रूम है, वो दिखाया था प्रधानमंत्री मोदी को, और अब प्रधानमंत्री मोदी अपने घर में स्वागत करेंगे राष्ट्रपति बाइडेन का। बिल्कुल प्रणय, क्योंकि देखिए मोदी और बाइडेन की दोस्ती का ही एक ये सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। क्योंकि जब बाइडेन के घर यानी व्हाइट हाउस जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे तो बाइडेन ने काफ़ी अच्छे तरीके से उनकी मेज़बानी की थी, काफ़ी अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया था। और उस समय प्रधानमंत्री मोदी राजकीय दौरे पर थे। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में पीएम मोदी का स्वागत किया गया था, राजकीय भोज का आयोजन किया गया था। और अब जब बाइडेन दिल्ली आ रहे, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये दोस्ती खास है, और इसी खास दोस्ती के अंदर कुछ नई तस्वीरें और जुड़ने जा रही हैं इस एल्बम में, भारत और अमेरिका की दोस्ती में। लेकिन मार्गरेट, आपसे समझना चाहेंगे, अमेरिका आज भारत के अंदर जब राष्ट्रपति बाइडेन आएंगे तो क्या कुछ एजेंडा होगा, खासतौर पर अगर G20 को लेकर बात की जाए, क्योंकि G20 में डिक्लेरेशन आएगा या नहीं आएगा, अमेरिका डिक्लेरेशन आ सके, भारत की मेजबानी कामयाब हो सके, इसके लिए अमेरिका क्या मदद ऑफर कर रहा है? देखिए, G20 एक ऐसा फोरम है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े उभरती हुई और विकसित अर्थव्यवस्था साथ साथ बैठकर दुनिया के सबसे बड़ी समस्या हल ढूंढ सकते हैं। और हम समझते हैं कि अभी तक जो मिनिस्टरियल्स जो हो रहे थे, जब कोई कशीदगी की वजह से कोई कंसेंसस आउटकम डॉक्यूमेंट नहीं आए, इंडिया के नेतृत्व के तहत उनके चेयरमैन स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे थे, जो इंटरनेशनली अग्रीड लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और उनके उसूलों अपहोल्ड कर रहे थे। लेकिन मार्गरेट, कुछ जो है प्रेजेंस तो खबर बन ही रही है, लेकिन कुछ एब्सेंस भी खबर बन रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे हैं, और साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस महत्वपूर्ण बैठक से, जो कि इकोनॉमिक एजेंडा दुनिया का तय करने वाली है, उससे किनारा कर रहे हैं। इसे आप किस तरीके से देखती हैं? आखिरकार कौन कौन प्रतिनिधि भेजेंगे वो तो हर एक देश का अपना फैसला है। और जैसे हमारे राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन चीन के साथ हमारी मुलाकात होती रहती है, और इस G20 के लिए हम जो भी प्रतिनिधि हो उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। देखिए मार्गरेट, ये भी देखने को मिला था, जो पिछली बाली के अंदर G20 मीटिंग हुई थी उसके अंदर देखने को मिला था कि जो रूस यूक्रेन युद्ध है वो एक स्टिकिंग पॉइंट है, उसको लेकर विवाद भी हुआ था। हालांकि किसी तरीके से डिक्लेरेशन जरूर आया था, लेकिन अभी भी अमेरिका का रुख क्या है, G7 का रुख क्या है, ये सभी लोग जानते हैं। क्या G7 का ब्लॉक अमेरिका इस चीज पर इंसिस्ट करेगा कि डिक्लेरेशन के अंदर या जो चेयर समरी है उसमें इस चीज की भाषा, शब्दावली कुछ ऐसी हो, क्योंकि शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कूटनीति में? देखिए, वो बाली से सूरत हाल काफ़ी बदल गए। न सिर्फ रूस ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से निकल गए, जिसके तहत यूक्रेन अपने अनाज दुनिया को निर्यात कर सकते थे, बल्कि वो गोदाम, अनाज के गोदाम पर ही हमला किया करते हैं। और ये तो एक आर्थिक समस्या बन गए, क्योंकि ग़िज़ाई किल्लत की वजह से महंगाई होती रहती है, और ये पोषण की सुरक्षा का मसला हो गया। ये गरीब तरीन आबादी पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी मार्गरेट, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जो G20 की बैठक है उसके अंदर अमेरिका ने 2 चीजें बिल्कुल साफ की हैं कि इस बैठक के अंदर न केवल अमेरिका जो है वो भारत की मदद कर रहा है, भारत के साथ वो आगे बढ़ना चाहता है, बल्कि अगर आप देखें तो इस पूरे मामले के अंदर
अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि द्विपक्षीय स्तर हो या बहुपक्षीय स्तर हो, इन दोनों ही मल्टीलैटरल और बायलैटरल फोरम पे अमेरिका के लिए भारत उसका सबसे करीबी सहयोगी है। इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी, क्योंकि जो बायलैटरल कंपोनेंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की मुलाकात के लिहाज से। दोनों रास्ते बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, इसलिए कि हम दोनों ममालिक लोकतंत्र है, हमारे मुश्तरके मुफादात बहुत है और मुलाकात भी बहुत मुलाकात नहीं मौके बहुत है अमेरिका और इंडिया के लिए। हम क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में, स्टेम फील्ड्स में, शिक्षा में, स्टूडेंट मोबिलिटी में बहुत बड़े पैमाने पर ताउन कर रहे हैं और हम भविष्य के लिए भी इंडिया के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। सप्लाई चेन रेजिलियंस भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर अमेरिका और भारत अब साथ आना चाहते हैं। सेमीकंडक्टर में अमेरिका भारत के साथ कारोबार और सहयोग करना चाहता है। क्या आपको लगता है कि G20 से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो सकती है, एक नई व्यवस्था की शुरुआत हो सकती है जिसके अंदर डेमोक्रेसीज कैसे आपस में जो डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो साथ मिलकर काम कर सकती हैं? देखिए, हम देखते हैं कि मौके बहुत है और हम ज़रूर सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं और डिवर्सिफिकेशन भी चाहिए, जिससे इंडिया अपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाए और अमेरिका उस ग्रुप में ज्वाइन किया, क्योंकि हम मौके बहुत देखते हैं। आपके लिहाज से भारत की प्रेसिडेंसी किन मायनों में खास है, अगर कुछ पॉइंट्स आप गिना सकें? फिर बताइए कोई दूसरे शब्दों में। जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि भारत की प्रेसिडेंसी अमेरिका के लिहाज से भी किस तरीके से महत्वपूर्ण है। अमेरिका जो भारत की प्रेसिडेंसी को देख रहा है, कहां उसे टर्निंग पॉइंट नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर अमेरिका और भारत मिलकर नया जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको नए सिरे से खड़ा कर सकते हैं? जी, हम देखते हैं कि इंडिया एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के हैसियत से अपना आवाज़ उठा रहे हैं। वो एक काफ़ी अच्छी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और जैसे मैंने कहा, मिनिस्टरियल स्टेटमेंट्स में बहुत अच्छी किरदार अदा किया एग्रीमेंट कैप्चर करने के लिए और मुख्तलिफ नुक्ते नज़र भी कैप्चर किया। मार्गरेट, आपसे ये भी बताइएगा जरा कि राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की हमने खास केमिस्ट्री देखी। दुनिया के कई मंच पे कई बार उनकी मुलाकातें हुई, अमेरिका में हुई, बाली में हुई, इसके पहले भी और जगह पे हुई, लेकिन आज राष्ट्रपति बाइडेन जब भारत पहुंचेंगे तो ये उनका बहुत छोटा लेकिन बड़ा अहम दौरा होगा, क्योंकि वो भले ही G20 के लिए आ रहे हैं, बायलैटरल मुलाकातें भी होंगी इसके अंदर। क्या कुछ अमेरिका की तरफ से अमेरिका और भारत की दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिहाज से हो सकता है इस मीटिंग में? क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए भारत के लोगों को? देखिए, अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात बहुत करीब है, बेहतर से बेहतर होती रहती है और मेरा ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है कि इस शिखर सम्मेलन में बायलैटरल अपॉर्चुनिटीज़ भी है। क्या ये उम्मीद की जाए कि राष्ट्रपति बाइडेन, क्योंकि इस बार तो वो मल्टीलैटरल मीटिंग के लिए आ रहे हैं, जल्दी ही कोई बायलैटरल विजिट भी उनकी हो सकती है? उसके बारे में मैं ऐलान करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उम्मीद तो की ही जा सकती है। उम्मीद तो है। बिल्कुल मार्गरेट, और मार्गरेट आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अमेरिका के लिहाज से, चूंकि अमेरिका इंडो पैसिफिक के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण उसकी स्ट्रैटेजी है, यहां पर आसियान की भी हाल ही में मीटिंग हुई थी, उसमें भी बहुत सारी चिंता है। चीन ने जो नया नक्शा जारी किया उसको लेकर आसियान के कंट्रीज की अपनी असहजताएं हैं, भारत ने भी उस मामले के ऊपर अपना एतराज जताया है। चाइना और इंडो पैसिफिक को लेकर अमेरिका लगातार ये सवाल खड़े करता रहा है, लेकिन क्या G20 से भी इन चीजों को लेकर कोई मैसेज दिया जा सकता है? देखिए, बुनियादी तौर पर G20 एक आर्थिक फोरम है और हम आर्थिक समस्या के बारे में बात करने के लिए आए हैं। बायलैटरली तो हम बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग मौजू डिस्कस करेंगे, लेकिन G20 तो एक आर्थिक फोरम है। मार्गरेट, एक आखिरी सवाल ये भी बताइएगा जरा कि टेक्नोलॉजी एक बड़े चैलेंज के तौर पर उभरी है। G20 के सामने टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस को मीट करने के लिए, उनसे निपटने के लिए क्या नई स्ट्रेटेजी जब अमेरिका टेबल के ऊपर जब पहुंचेगा तो वो क्या प्रपोजल लेकर पहुंच रहा है? हम देखना पड़ेगा इस आउटकम स्टेटमेंट को। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि जिस तरीके से दुनिया तेजी से बदल रही है, जो नए चैलेंजेस जिनको भारत ने गिनाया है कि वो जो तमाम चैलेंजेस हैं, चाहे वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का हो, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये भारत ने थीम रखी है। इस फ्यूचर के अंदर अमेरिका और भारत की दोस्ती कैसे दुनिया को डिफाइन करने जा रही है?
वो तो हमारे लिए फैसला करना है और हम वो मौके हमारे सामने है वो सीज करना है ताकि हमारे अपने आप के ताकत एक साथ करके दुनिया के सबसे बड़े समस्या सबील ढूंढ सकते हैं। आपने कहा कि ये आर्थिक मोर्चा है, लेकिन एक चीज इसको लेकर भी खड़ी होती रही है, इस पूरे इलाके के अंदर आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है और आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है कि आतंकवाद की समस्या पर चेक रखा जाए। खासतौर पर वो देश जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं उनके लिए अमेरिका का संदेश क्या होगा, क्योंकि आर्थिक विकास की रफ्तार रुक जाती है अगर आतंकवादी इसमें खलल डालते हैं। हम ज़रूर मालियाती वसाइल बंद करने के लिए कोशिश करते हैं मल्टीलैटरल फोरम्स में। हमने ये भी देखा कि अमेरिका और भारत ने मिलकर कई ग्लोबल टेररिस्ट जो हैं उनको डेजिग्नेट किया है, उसको लेकर भी भारत और अमेरिका के बीच में काफी करीबी सहयोग दिखा है। लेकिन वो देश जो कि आतंकवादियों की ग्लोबल लिस्टिंग को रोकते हैं, उनके लिए अमेरिका का मैसेज क्या? आतंकवादी ऐसा मसला है जो पूरी दुनिया एक साथ लड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए अमेरिका उनको एक सख्त संदेश देने की कोशिश कर रहा है। हाँ, खास करके हम उनकी मालियाती वसाइल एकदम कट ऑफ करना चाहते हैं और हम वो लक्ष्य हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे पार्टनर्स के साथ। FATF से लेकर दुनिया के कई जो वैसे जो आर्थिक मोर्चों के मंच हैं मार्गरेट, उसमें भी देखा है कि भारत और अमेरिका काफी क्लोज आए हैं, मिलकर काम किया है। चाहे वो FATF के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा हो, चाहे नार्को टेररिज्म का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर खासतौर पर G20 के मंच के ऊपर भी एक कोशिश हो रही है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सभी देश जो हैं वो मिलकर इस पर कोशिश करें। क्या आपको लगता है कि भारत में होने वाली इस बैठक से इसका रास्ता भी मजबूत होगा? हमारे ख्याल में अगर हम मालियाती पाबंदी के बारे में बात करते हैं, मेरे ख्याल में हम ज़रूर देखना चाहते हैं कि जहाँ तक रूस के पास मालियाती वसाइल है कि वो नॉर्थ कोरिया से भी हथियार खरीद सकते हैं, ये उनके यूक्रेन पर कब्ज़ा करने की कोशिशें जारी रखेंगे। हम इसलिए दुनिया को पूछ रहे हैं कि जहाँ तक मुमकिन है रूस को फ़ायदा कम दे दे ताकि यूक्रेन के लोग जो अपनी आज़ादी के लिए, अपनी शनाख्ती, अपनी पहचान के लिए डिफेंड कर रहे हैं, जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो जाए। तो खैर, हमसे बातचीत करने के लिए मार्गरेट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समय निकाला और जी न्यूज़ के तमाम दर्शकों तक आपने अमेरिका का व्यू पॉइंट समझाने की कोशिश की।